नेक्स्ट है इसमें राज्य के स्वरूप का उदारवादी सिद्धांत या राज्य के स्वरूप से संबंधित उदारवादी सिद्धांत या उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का स्वरूप। जो राज्य नाम की संस्था है, अब ये तो आप सब जान ही चुके हो कि वो मैन मेड नहीं है, नेचुरल है और विकास क्रम का परिणाम है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है जो अपने आप अस्तित्व में आई और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो ऐसे में विकास के अनेक चरणों से राज्य गुजरा है। जो शुरुआती स्वरूप था राज्य का वो कुछ और था, उसके बाद उसके स्वरूप में परिवर्तन आया और जो वर्तमान स्वरूप है हम ये नहीं कह सकते कि इसका अंतिम स्वरूप है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो जो राज्य का स्वरूप है, स्वरूप का अर्थ क्या है कि राज्य का अपने नागरिकों के साथ क्या संबंध है। राज्य का नागरिकों के साथ संबंध एक निरंकुश सत्ता के रूप में है या फिर लोगों के कल्याण के लिए भी राज्य सोचता है। राज्य के जो कार्य हैं वो किस तरीके के हैं, उसमें शासितों की भी कोई इच्छा रहती है या केवल शासकों की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। कार्यों में तो ये आएगा ही आएगा, राज्य के कार्य के आधार पर ही राज्य का स्वरूप निश्चित होता है। कार्यों के लिए अलग से क्वेश्चन भी आएगा इसमें तो, लेकिन इसमें जो राज्य का स्वरूप है, जो शुरुआती स्वरूप था वो कबीला राज्य माना गया था। उसके बाद जो राज्य का स्वरूप है वो पुलिस राज्य बना। फिर वर्तमान में जो राज्य का स्वरूप है ये कल्याणकारी। तो ये पुलिस राज्य, कल्याणकारी स्वरूप, कबीला राज्य, ये किस आधार पर नाम दिए गए इनको, वो आपको इस क्वेश्चन में देना है कि जो उदारवादी विचारधारा है वो 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई थी। उदारवादी के साथ साथ, उदारवादी विचारधारा के साथ साथ उससे थोड़ा पहले ही व्यक्तिवादी विचारधारा अस्तित्व में आई थी। व्यक्तिवादी विचारधारा ने ये माना, जो विचारक थे व्यक्तिवादी विचारधारा को मानने वाले, उन्होंने समाज का जो केंद्र था वो व्यक्ति को माना और ये माना कि व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। जब ही उस विचारधारा का नाम ही व्यक्तिवाद पड़ा कि वो व्यक्ति पर सेंटर्ड थी, व्यक्ति केंद्रित थी, व्यक्ति के हितों से ही संबंधित थी। और जो उदारवाद है जो 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया, इसको व्यक्तिवाद का ही दूसरा रूप माना जाता है। जो उदारवादी विचारधारा अस्तित्व में आई उसके लिए तो कुछ विचारकों ने तो यही कहा कि व्यक्तिवाद को ही उदारवाद नाम दे दिया गया है, जबकि इसके सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। तो 16वीं शताब्दी में जो उदारवादी विचारधारा अस्तित्व में आई, इन्होंने भी यही माना कि जो व्यक्ति है वही समाज का केंद्र बिंदु है और समस्त कार्य जो है वो व्यक्ति के हितों के अनुरूप होने चाहिए। व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है और राज्य का जो अंकुश है वो व्यक्ति पर कम होना चाहिए कि राज्य कानून बनाता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है। उदारवादियों ने यह माना कि व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, अपना अच्छा बुरा, पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक सब जानता है और सारे निर्णय वो अच्छे से ले सकता है। और राज्य जब कानून बनाता है तो राज्य का कानून क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। राज्य कानून बनाकर व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है। अब ये जो उदारवाद था, ऐसा नहीं है कि हम एक निश्चित तिथि नहीं बता सकते कि उदारवाद इस तिथि को अस्तित्व में आया। 16वीं शताब्दी में जब ये अस्तित्व में आया, कोई एक विद्वान ऐसा एक नाम नहीं ले सकते कि इसी ने ही इस विचारधारा को प्रतिपादित किया। जैसे साम्यवाद के लिए हम नाम ले लेते हैं, उदारवाद के लिए नहीं। एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, हॉब्स है, लॉक है, जे.एस. मिल है, हर एक ने अपने अपने तरीके से इसमें अपने विचार दिए हैं और कहीं ना कहीं उनके विचारों में अंतर भी आता गया है। उदारवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो 16वीं शताब्दी में स्टार्ट हुई, प्रारंभ हुई और उसका विकास आज तक हो रहा है। अब जब इतना लंबा इसका कार्यकाल है, इतनी लंबी अवधि है कि आज भी उदारवाद का विकास हो रहा है, तो यकीनन समय के साथ साथ इसमें कुछ परिवर्तन भी आए हैं, जब ये प्रासंगिक बना हुआ है। यदि बदलते हुए समय के अनुरूप परिवर्तन नहीं आते तो फिर कोई भी विचारधारा हो या कोई भी विचार हो तो उसकी प्रासंगिकता ही समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में जो उदारवादी विचारधारा है, इसके दो रूप माने गए हैं। फर्स्ट, इसका जो रूप है उसको कहा जाता है शास्त्रीय उदारवाद और जो सेकंड है वो है समकालीन
उदारवाद। जो शास्त्रीय उदारवाद है, ये 16वीं शताब्दी में जो ये विचारधारा अस्तित्व में आई, जो शुरुआती विचारक थे इस विचारधारा से संबंधित, उनके जो विचार हैं वो शास्त्रीय उदारवाद के अंतर्गत माने गए हैं। उन्होंने ये विचार दिया कि जो राज्य है, राज्य का व्यक्ति के कार्यों पर कम से कम नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये विचार दिया कि राज्य को हस्तक्षेप का सिद्धांत अपनाना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में खुली प्रतियोगिता हो, मुक्त व्यापार हो, और साथ ही साथ जो शास्त्रीय उदारवादी थे उन्होंने ये माना कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। अब ये जो बातें हैं ये शास्त्रीय उदारवादियों ने मानी। जब उन्होंने ये कहा कि राज्य को कम से कम कार्य करने चाहिए, राज्य का नियंत्रण व्यक्ति के कार्यों पर कम से कम हो, तो माने राज्य को कम कार्य करने चाहिए। राज्य के कार्य क्या है? राज्य कानून बनाता है, समाज से संबंधित, मानव जीवन के अनेक पक्षों से संबंधित। तो जब उदारवादियों ने यह कहा कि व्यक्ति तो विवेकशील प्राणी है, अपने सारे कार्य वो खुद कर सकता है, केवल 3 कार्य व्यक्ति नहीं कर सकता। कौन से 3 कार्य? जीवन और संपत्ति की रक्षा, बाह्य आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक शांति की स्थापना। ये 3 कार्य व्यक्ति नहीं कर सकता, तो ये 3 कार्य तो राज्य करेगा। बाकी के कार्यों में राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये 3 कार्य कौन करता है? पुलिस करती है। पुलिस करती है ना ये तीनों कार्य। इसलिए राज्य का ये जो स्वरूप अस्तित्व में आया, इस विचारधारा के आधार पर उसको पुलिस राज्य नाम दिया गया। पुलिस राज्य में जो राज्य के कार्य ये 3 ही माने गए हैं। तो ये जो शास्त्रीय उदारवाद था, ये एक ओर तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्षधर था, दूसरी ओर ये पूंजीवाद का समर्थक था। जब ही शास्त्रीय उदारवादियों ने विचार दिया कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, वैसे तो ये जो हस्तक्षेप की नीति है, हस्तक्षेप की नीति का अर्थ ही यही है कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, और ये विचार सर्वप्रथम दिया था व्यक्तिवादियों ने। लेकिन जो शास्त्रीय उदारवादी हैं उन्होंने व्यक्तिवादियों के जो विचार थे उनको जो का त्यों अपनाया है, सिर्फ नाम ही बदला है, बाकी सिद्धांत नहीं बदले। तो आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप के सिद्धांत का अर्थ क्या है कि आर्थिक क्षेत्र से संबंधित राज्य कोई भी नीति ना बनाए, कोई भी नियम ना बनाए, आर्थिक क्षेत्र पर राज्य का कोई नियंत्रण ना हो, उत्पादन और वितरण के जितने भी कार्य हैं वो व्यक्ति अपनी इच्छा से करे। तो ये क्या है? पूंजीवादी व्यवस्था। एक और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की उदारवादियों ने, दूसरी ओर आर्थिक क्षेत्र में उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का अर्थ खुली प्रतियोगिता, मुक्त व्यापार, व्यक्ति की इच्छा, जो बनाए जो बेचे, जितने में बेचे, जिसको बेचे, ये मुक्त व्यापार है। पूरी तरह से उत्पादन और वितरण पर व्यक्ति का अधिकार, वो अपनी इच्छा अनुसार अपनी आर्थिक गतिविधियां, अपने आर्थिक निर्णय जो है वो संपादित करे। और तीसरा इसमें उन्होंने क्या माना कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। क्यों बुराई है? व्यक्तिवादियों ने, जो शास्त्रीय उदारवादी थे, व्यक्तिवादियों ने भी यही माना था राज्य एक आवश्यक बुराई, और शास्त्रीय उदारवादियों ने भी यही माना। शास्त्रीय उदारवादी कहते हैं कि राज्य आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? कि 3 कार्य व्यक्ति खुद नहीं कर सकता, वो 3 कार्य कौन करेगा? राज्य करेगा। राज्य इसलिए आवश्यक है। लेकिन बुरी संस्था भी है। क्यों? राज्य ज्यादा कानून बनाता है, ज्यादा हस्तक्षेप करता है, ज्यादा व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है। माने राज्य एक आवश्यक बुराई है, बुरी संस्था है, लेकिन इसको समाप्त नहीं करना, क्योंकि ये आवश्यक भी है व्यक्ति के कुछ कार्यों के लिए। तो ये तो थे जो शास्त्रीय उदारवादी, जिन्होंने ये कहा कि राज्य बनाए रखना है, लेकिन राज्य के जो कार्य हैं वो सीमित हों, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति स्वतंत्र हो, राज्य कम से कम कार्य करे, राज्य जीवन के हर क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे, और आर्थिक क्षेत्र में तो बिल्कुल ही ना करे। ये शास्त्रीय उदारवादी थे। अब ये जो विचारधारा थी जो 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई थी, फिर आगे इसका स्वरूप बदला। कब बदला? नेक्स्ट जो इसमें आए समकालीन उदारवादी या समकालीन उदारवाद।
18वीं शताब्दी का अंतिम समय और 19वीं शताब्दी का शुरुआती समय, उसमें कुछ देशों में इस उदारवादी विचारधारा को अपना लिया गया। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया गया, खुली प्रतियोगिता, मुक्त व्यापार, कोई बंदिश नहीं, राज्य की कोई नीति नहीं, व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार उत्पादन और वितरण करे, राज्य उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता था। लेकिन मनुष्य तो स्वभाव से लालची है और स्वार्थी भी है। ये तो बेसिक गुण कह लो, अवगुण कह लो, स्वभाव तो बेसिकली यही है मनुष्य का, लालची भी है और स्वार्थी भी है और सेल्फ सेंटर्ड भी है। सबसे पहले तो अपना ही हित सोचता है ना, खुद का हित पूरा हो जाएगा फिर बाकियों का भी सोचेगा, लेकिन पहले अपना। तो ऐसे में जब इस विचारधारा को अपनाया गया, व्यवहारिक रूप इसको दिया गया, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया गया, कुछ देशों में पूंजीवादी व्यवस्था को पूर्ण रूप से अपना लिया गया, तो उसका नतीजा क्या निकला? बहुत भयानक परिणाम निकले उसके। पूंजीवादी व्यवस्था थी तो पूंजीपतियों का ही बोलबाला होना था। पूंजीपतियों के पास पूंजी, सारे उद्योग धंधे उनके कब्जे में, उत्पादन और वितरण उनके नियंत्रण में, और सारे तो पूंजीपति हो ही नहीं सकते ना समाज में, वो तो मुट्ठी भर ही रहेंगे। और बाकी जो लोग थे, जो श्रमिक थे, यहाँ मैं वो कार्ल मार्क्स की वो थ्योरी नहीं बता रही कि दो ही वर्ग थे, वर्ग दो नहीं थे, वर्ग इसमें अनेक थे। लेकिन जो पूंजीपति जो थे इसमें श्रमिकों का शोषण करने लगे, मनचाहे तरीके से उनसे काम लेते, मनचाहा काम लेते, 17-17 घंटे मजदूरों से काम लिया जाने लगा और फिर बदले में वेतन इतना दिया जाता था कि जी सकें और अगले दिन काम पे आ सकें। माने पूंजीपतियों ने अपने लालच में, अपने स्वार्थ में श्रमिकों का इतना अधिक शोषण किया, अमानवीय अत्याचार किए। माने जो पशुओं पे भी अत्याचार करने में बुरे लगते हैं, वो व्यवहार मनुष्यों से किया गया, श्रमिकों से किया गया। तो ऐसे में ये जो दयनीय वर्ग था समाज का, इन्होंने गुहार लगाई कि राज्य आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करे, आर्थिक क्षेत्र से संबंधित नीतियां बनाए, इसको नियमित करे और हमें इनके चंगुल से मुक्त करे या हमें इनके शोषण से बचाए। तो ये जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुआ, उसके बाद जो उदारवादी विचारक थे उनके विचारों में भी परिवर्तन आया, क्योंकि ये दुर्दशा जो मजदूरों की हो रही थी, वो विचारक भी देख रहे थे कि जो शास्त्रीय उदारवाद है उसके परिणाम बहुत भयानक आए हैं। समाज एक जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है, कोई व्यवस्था नहीं, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति शोषण का शिकार हो रहा है। तो उदारवादियों के विचारों में भी परिवर्तन आया और उसके बाद जो विचारक थे जो 19वीं शताब्दी में, वो समकालीन उदारवादी विचारक कहलाए और उन्होंने जो विचार दिए वो समकालीन उदारवाद। अब इन्होंने परिवर्तन क्या किया विचारों में? आर्थिक क्षेत्र में भी राज्य हस्तक्षेप करेगा, राज्य आर्थिक नीतियां बनाएगा, अर्थव्यवस्था को भी नियमित करेगा। दूसरा जो शास्त्रीय उदारवादियों ने क्या कहा था, राज्य के कार्य कम से कम होने चाहिए। तो अब जब आर्थिक क्षेत्र में राज्य का नियंत्रण होगा तो वो कम से कम वाली स्थिति तो समाप्त होगी। साथ ही साथ शास्त्रीय उदारवादियों ने क्या कहा था, राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो यहाँ जो समकालीन उदारवादी हैं उन्होंने ये कहा कि राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है, राज्य एक नैतिक संस्था है और ये मानव जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए अस्तित्व में आई है। तो यहाँ इसके बाद हम जो देंगे कि राज्य का स्वरूप, उदारवादी विचारकों के अनुसार राज्य का स्वरूप क्या है, हर पॉइंट में आपको पहले शास्त्रीय उदारवादियों के विचार देने हैं और साथ ही साथ फिर उसके तुरंत बाद आपको उसी पॉइंट में ही समकालीन उदारवादियों के विचार भी देने हैं। दोनों के पॉइंट्स अलग अलग नहीं बनेंगे, पॉइंट्स वही रहेंगे। हर पॉइंट की जो व्याख्या है आपको वो शास्त्रीय और समकालीन उदारवादी दोनों के अनुसार ही देनी है। क्लियर है यहाँ तक?